वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोडॉन्स को डिस्कवर किस तरीके से किया गया था। उसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जेनेटिक कोडॉन होता क्या है, उसके बारे में बताया था कि देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स, जिसमें से 3 कोडॉन्स आर वर्किंग एज टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन्स, जिसमें UAA, UGA एंड UAG, ये 3 कोडॉन थे हमारे जो टर्मिनेशन कोडॉन के तौर पे काम कर रहे थे। अब एक बताया था मैंने आपको जो है स्टार्ट कोडॉन, that is AUG. AUG was acting as start codon and it is coding for what? It is coding for methionine as well as start codon. तो मैंने ये सारी चीजें बता दी थी, इसकी डिस्कवरी की भी बात की थी मैंने कि जो कोडॉन्स होते हैं ये 3 लेटर कोड के ही बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ 3 लेटर्स। और इसको बताने के लिए जॉर्ज गैमो थे, जिन्होंने परम्यूटेशंस करके देखे थे। परम्यूटेशंस करके उन्होंने देखा कि भाई अगर 4 लेटर कोड का होगा तो हमारे टोटल कितने होंगे, और 3 लेटर कोड होगा तो हमारे कितने कोडॉन्स बनेंगे। तो उन्होंने देखा कि 4 लेटर कोड करके देखते तो टोटल 256 कोडॉन्स बन रहे थे हमारे। और यहाँ पे इन्होंने 3 लेटर कोड करके देखा तो जो है हमारे 64 टोटल कोडॉन थे, क्योंकि अमीनो एसिड की जो संख्या है वो इट इज वेरी लेस, मतलब 20 अमीनो एसिड्स हैं और उस 20 अमीनो एसिड को बनाने के लिए 64 कोडॉन तो सफिशिएंट है। आप ये देखिए, अगर रेशियो निकाल के देखें 20 के ऊपर 64 का, तो हमारा अराउंड 3 का रेशियो आता है, मतलब 3 कोडॉन 1 अमीनो एसिड का, इस टाइप का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जो भी कोडॉन्स होंगे वो 3 लेटर कोड होंगे, ठीक है। इसको बताने के लिए कौन थे हमारे, जिनका नाम था आपका जॉर्ज गैमो। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, एक का नाम बताया था मैंने आपको मार्शल निरनबर्ग। निरनबर्ग ने क्या किया था, सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया था। सेल फ्री सिस्टम डेवलप करके उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है कोशिश करके देखी थी कि भाई हमारा जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर mRNA सिंथेसाइज किया उन्होंने, और सिंथेसाइज करके वहां पे राइबोसोम्स को डाला, आइसोलेट करके tRNA को डाला और देखा कि क्या ट्रांसलेशन बाहर हो सकता है, क्योंकि यही एक बेस था जिसके बेसिस पे आगे चल के वो डिस्कवरी होने वाली थी। मतलब आगे चल के जो हमारे जेनेटिक कोडॉन्स की डिस्कवरी थी वो बेस्ड थी मार्शल निरनबर्ग के काम पे, क्योंकि पहली बार उन्होंने ये करके दिखाया था। और जब फर्स्ट टाइम करके दिखा दिया, उसके बाद हमारे हरविंद खुराना साहब ने क्या किया, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर्स, और वहां पे बताया कि किस तरीके से ये कोडॉन कौन कौन से किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो कोडॉन डिस्कवर हुआ था इट वाज UUU, मतलब 3 बार यू लिखा जाएगा, तो वो स्पेसिफाई करेगा किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए। तो यहां तक मैंने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। अब कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप सेलेंट फीचर बताइए, व्हाट आर द सेलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन। हिस्ट्री तो मैंने जेनेटिक कोडॉन की बता दी थी, तो सेलेंट फीचर से मैं शुरू करूंगा बात को। तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सेलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन। जेनेटिक कोडॉन के सेलेंट फीचर कौन कौन से होंगे। देखिए सबसे पहला जो सेलेंट फीचर होगा जेनेटिक कोडॉन का वो है यूनिवर्सल। मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। मतलब जितने भी हमारे कोडॉन हैं ये यूनिवर्सली एक ही जैसे हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया के अंदर ही जेनेटिक कोडॉन कुछ और हो, हम यूकैरियोट्स हैं, हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म हैं या इंसेक्ट्स हैं, उनमें कुछ और हो, ऐसा नहीं होता। अगर प्रोकैरियोट के अंदर जो जेनेटिक कोडॉन जिस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई कर रहा होगा वही हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वही कोडॉन उस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ये कोडॉन लिख रहा हूं 3 लेटर वाला, ये अगर फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, ये अगर फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, यही हमारा फिनाइल एलेनिन के लिए भी कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोकैरियोट के लिए कुछ और कोडॉन होंगे, यूकैरियोट के लिए कोई और कोडॉन होंगे, दोनों सेम ही रहेंगे। ये हमेशा सेम रहेंगे, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट्स के अंदर सिमिलर कोडॉन्स रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है।
बैक्टीरिया से लेके हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म तक सिमिलर कोडॉन स्पेसिफाई करेंगे। अब दूसरी चीज है, ये कोडॉन्स जो होते हैं हमारे नॉन एम्बिगुअस होते हैं। नॉन एम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस का मतलब ये है कि हमेशा एक कोडॉन स्पेसिफाई करेगा एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, मतलब एक कोडॉन कोड कर रहा है एक अमीनो एसिड को, स्पेसिफिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप देखोगे एक कोडॉन 2 या उससे ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा हो। ठीक है, एक अमीनो एसिड कभी भी, एक कोडॉन हमारा कभी भी 2 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, ये रॉन्ग है। तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि वन कोडॉन विल स्पेसिफाई फॉर वन अमीनो एसिड, ये इसकी खास बात होती है। गॉट इट। दूसरी बात, अभी देखना स्टेटमेंट पे ध्यान देना, मैंने क्या कहा था। तीसरी चीज, ये डीजनरेट होते हैं, कोड आर डीजनरेट, या इसे डीजनरेसी भी पढ़ सकते हो आप, किताबों में कई में डीजनरेसी भी लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोडॉन्स आर डीजनरेट। इससे आप क्या समझेंगे, इसे आप कैसे समझेंगे कोडॉन्स आर डीजनरेट? देखिए समझिएगा बात को। मैंने अभी बोला कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकता है या कोड कर सकता है, लेकिन मैं अब यहां पे बोल रहा हूं कि मल्टीपल कोडॉन कैन स्पेसिफाई या कोड फॉर वन अमीनो एसिड। तो वैसे वो अमीनो एसिड जो एक से ज्यादा कोडॉन से स्पेसिफाई होते हो या कोड होते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डीजनरेट जो है अमीनो एसिड कहते हैं, उनके अंदर डीजनरेसी है। मतलब कहने का मतलब क्या था कि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बना सकता है और मल्टीपल कोडॉन भी मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। गॉट इट। ये कहने का मतलब है डीजनरेसी में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो और ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हैं भाई, 64 कोडॉन है, टोटल 64 कोडॉन्स हैं, और आप देखिए अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड्स है। तो ऐसे भी कुछ अमीनो एसिड होंगे जो केवल सिंगल कोडॉन से, एक कोडॉन से जो है एक अमीनो एसिड कोड हो रहा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो 2 से हो रहे होंगे, कुछ 2 से हो रहे होंगे। तो हाईएस्ट ऐसे भी अमीनो एसिड्स हमारे मौजूद हैं, हाईएस्ट कि 7 कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए भी कोड करते हैं। ऐसे भी कोडॉन हैं हमारे मौजूद। आगे बात समझ में? तो डीजनरेसी का मतलब क्या है कि मल्टीपल कोडॉन कैन स्पेसिफाई और कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। एंड नॉन एम्बिगुअस का मतलब है कि एक कोडॉन स्पेसिफाई और कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। मतलब क्या होगा कि एक कोडॉन कभी भी 2 अमीनो एसिड को नहीं करेगा, ये गलत है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। होगा क्या, ज्यादा कोडॉन है, संख्या कम है हमारी अमीनो एसिड्स की, 20 अमीनो एसिड है और 64 कोडॉन है। तो देखो अगर रेशियो भी निकाले तो हमारा अराउंड 3 का तो रेशियो बनता ही है। अरे 20 अमीनो एसिड के ऊपर 64 कोडॉन है, तो 3:3 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। तो ज्यादा कोडॉन है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कम है, तो मल्टीपल कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, तो ये सही है। तो ये हमारे कोडॉन के अंदर डीजनरेसी होती है। अभी मैं इसको स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा आपको। अब दूसरी बात, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। भाई आप जब भी कोडॉन्स को पढ़ेंगे वो कॉमालेस होते हैं, कॉमालेस होते हैं, मतलब विदाउट पंचुएशन, विदाउट पंचुएशन। मतलब क्या है, लीनियर होंगे ये इस तरीके से। अगर आप कोडॉन्स को पढ़ना चाहते हो तो आप हमेशा ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बीच में ऐसा ना हो कि आप गैप दे दो, यहाँ पे गैप हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिखो। तो इनमें ना कभी भी कॉमा या गैप कुछ भी नहीं देना है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, नो गैप। गॉट इट। इनको हमेशा लिखोगे आप किस पैटर्न में लिखोगे, ये गलत है। लिखना है हमेशा
लगातार लिखना है इनको, विदाउट कॉमा, विदाउट गैप, इस वे में। ये करेक्ट तरीका है कोडॉन्स को लिखने का। ठीक है भाई, तो नॉन यूनिवर्सल समझ में आ गया, नॉन एम्बिगुअस समझ में आ गया, डीजनरेसी समझ में आ गई, ठीक है, आपके कॉमालेस समझ में आ गया। हाँ, एक चीज और है कि भाई ये जो है नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लीनियर चेन है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चेन। ऐसा नहीं होगा ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, कुछ कोडॉन ऊपर निकल जाए, ठीक है, ये कोडॉन नीचे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। चेन बिल्कुल होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होंगे, मतलब ये लीनियर होंगे, हमेशा लीनियर। और अगर लिखना चाहते हो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर लिखना चाहते हो तो छठा देखिए भाई, इनकी पोलैरिटी जो होगी वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ठीक है जी। सातवीं कैरेक्टरिस्टिक होगी, इनका जो एंटी कोडॉन है, इनका जो एंटी कोडॉन है वो मौजूद होगा किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन टीआरएनए। और कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो इनके देखो कई बुकों में दे रखी कैरेक्टरिस्टिक, बता दे रहा हूं। तो और कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे 3 जो है स्टॉप कोडॉन होंगे, 3 जो है स्टॉप कोडॉन होंगे, जो होंगे यूएए, ठीक है, एक होगा यूजीए और यूएजी। कभी कभी नीट में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड कि एम्बर, ओकरे या ओपल क्या होता है। तो देखिए जो यूएए है उसे कहा जाता है ओकरे, नीट में आ जाता है ये बात, ठीक है। यूएए को कहते हैं हम लोग क्या, ओकरे। उसके अलावा आप यूएजी को कहोगे एम्बर, यूएजी को कहते हैं हम लोग एम्बर, इसके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है जी। और यूजीए को कहा जाता है ओपल। ये 3 कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन, इनके नाम है ओकरे, ओपल, एम्बर, ठीक है जी। उसके अलावा एक हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है, एक हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या, जिसे हम कहते हैं AUG, इट इज कॉल्ड AUG। और AUG स्टार्ट कोडॉन भी है एंड इट इज ऑल्सो कोडिंग फॉर, ये कोड करता है किसके लिए, एक अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड मिथियोनीन। क्या नाम है उसका, मेथियोनीन। गॉट इट। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, जेनेटिक कोडॉन की। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द जो है सैलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन, तो आपको बताने पड़ेंगे वो। गॉट इट। अब यहां तक तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया, तो मैं इसको डिक्टेट कर दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सैलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन हेडिंग डालेंगे आप, और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप लिख लेंगे। लिखिए, हेडिंग डालिए, सैलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन या जेनेटिक कोड। लिखिए, देयर आर total 64 codons, there are total 64 codons, 61 code for amino acid, 61 code for amino acid, and 3 codon are stop codon, and 3 codons are stop codon। 3 कोडॉन हमारे स्टॉप कोडॉन के तौर पे काम करेंगे। लिखिए, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, द कोडॉन इज ट्रिपलेट। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रैकेट में लिख देंगे 3 लेटर कोड, 3 लेटर कोड, 3 nitrogenous bases sequence, 3 nitrogenous base sequence constitute 1 codon, constitute 1 codon। 3 nitrogenous base का एक कोडॉन बनेगा। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल, हेडिंग डालेंगे पहला सैलेंट फीचर में यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल में लिखेंगे जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। जेनेटिक कोडॉन
is universal from bacteria to human. In bacteria, UUU code for phenylalanine. So in humans also UUU code for phenylalanine. ठीक है, दोनों में ही यूनिवर्सल है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नॉन एम्बिगुअस. नॉन एम्बिगुअस इसमें लिखेंगे वन कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड. ओनली वन अमीनो एसिड. एक कोडॉन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा. नेक्स्ट लिखेंगे आप डिजेनरेसी. लिखेंगे कि a single amino acid is represented by many codons. Such codons are called degenerate codons. तो मल्टीपल कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे कोमालेस. इसमें लिखेंगे द कोडॉन इज रीड इन mRNA. The codon is read in mRNA in a continuous fashion. There should be no punctuation. Next लिखेंगे non overlapping. तो non overlapping में लिखेंगे the genetic code reads linearly. reads कर लेना, read ना करके reads linearly कर लेना, linearly. ठीक है, नेक्स्ट करना इसकी पोलैरिटी या डायरेक्शन. लिखेंगे पोलैरिटी या डायरेक्शन. लिखेंगे इट कोड ओनली, इट नहीं लिख के लिखना, द कोड ओनली रीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. कोड को हमेशा रीड करोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. नेक्स्ट इज डायरेक्शन हो गया आपका. नेक्स्ट इज एंटीकोडॉन. लिखिए ईच कोडॉन हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन ऑन टीआरएनए. और इनको भी लिख देंगे आप. 3 स्टॉप कोडॉन है, 1 स्टार्ट कोडॉन है. यूए को ओकरे, यूजीए को ओपल और यूएजी को एम्बर कहते हैं. इस चीज को पूरा आप लिख देंगे अच्छे से. ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं. हम लोग मेन पार्ट पे, जो है हमारा कौन सा, ट्रांसलेशन का. तो ट्रांसलेशन समझिएगा कैसे समझ में आएगा आपको. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझिएगा. बहुत कंसंट्रेट करके मेरी बात को सुनना है आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा. थोड़ा सा इसके अंदर चीजें ज्यादा हैं समझने के लिए. हालांकि इसका बेसिस मैं पहले आपको बता चुका हूं. देखिए उस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए. ये कोई सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है. तो हमेशा जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है,
रेप्लिकेशन हमारा कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोसेसिंग इसकी कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ डीएनए से ये डीएनए बन गया, ये क्या हो गया, रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये बन गया क्या आपका, एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए नहीं डायरेक्टली, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम लोग एचएनआरएनए कह रहे थे। ये एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होके ये बन गया क्या, एमआरएनए। ये सब कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस में चल रहा है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब एमआरएनए कंप्लीटली बन जाता है तो ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो गया जी, ठीक है साहब। ये आ गया बाहर आरएनए। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम घूम रहे होते हैं बहुत सारे फ्री फॉर्म में, और उसके अलावा राइबोसोम बाइंडेड फॉर्म में भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, देखा होगा आपने, जिसे RER कह देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ऐसे होता है। तो ये जो राइबोसोम होंगे ये क्या करेंगे, अब इसके साथ मिलके ये जो आरएनए आया है इसके साथ बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को करेंगे। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए इतना आसान मैकेनिज्म नहीं होता। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर दोनों में अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोकैरियोट के अंदर जो होगा, प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक यूनिट होती है, पॉलीसिस्टोनिक यूनिट होती है एमआरएनए में। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोटीन एक बार में बन जाती है। और साथ में प्रोकैरियोट्स के अंदर को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। मतलब क्या होगा इसका कि भाई ट्रांसक्रिप्शन पहले कंप्लीट होता ही नहीं है, उससे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे एमआरएनए इस तरफ बनना शुरू हो रहा है, एमआरएनए इस डायरेक्शन में बनता चला जा रहा है, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट बना नहीं है, उससे पहले ही पीछे से ट्रांसलेशन चालू कर देगा ये। तो ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, हमारी मोनोसिस्ट्रोनिक यूनिट है, मोनोसिस्ट्रोनिक यूनिट है। और क्या है आपका, यहां पे सेपरेट प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन पहले कंप्लीट होगा है, तब जाके फिर ट्रांसलेशन होगा। ये दोनों ही सेपरेट प्रोसेस हैं। और एक चीज और जानने के लिए देख लीजिए भाई, यहां पे कोई आरएनए की प्रोसेसिंग थोड़ी हुई, डायरेक्ट ही आरएनए तो बनना ही रहा था तभी ट्रांसलेशन कर दिया। तो यहाँ पे एमआरएनए की प्रोसेसिंग भी नहीं होती। वो जो मैंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बताया था उसे आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं। क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन बोला था मैंने, मॉडिफिकेशन जो बोला था उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग भी कह देते हैं, उसे हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि यहां पे कोई भी आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती, आरएनए की प्रोसेसिंग कोई भी नहीं होगी। और यहां पे इसके अंदर यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक भी है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेपरेट प्रोसेस है। यहाँ पे आरएनए की भी प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए प्रोसेसिंग टेक प्लेस, प्रोसेसिंग हैपन टेक प्लेस। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है हमारा, है ना जी, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है। अब मैं दोनों के अंदर ही दोनों का ट्रांसलेशन एक साथ बताऊंगा, बस यहाँ पे कुछ फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। मतलब मैकेनिज्म दोनों में लगभग सेम सही होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, अभी बताऊंगा कौन कौन से होंगे। इनिशिएशन फैक्टर या इलोंगेशन फैक्टर या टर्मिनेशन के लिए एक रिलीज फैक्टर की जरूरत होती है। वो तीनों ही फैक्टर्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वेरी करेंगे। हालांकि प्रोसेस सारा सेम है, बस वो फैक्टर्स अलग है। प्रोकैरियोट्स में उनको अलग नाम दे दिया गया है,
यूकैरियोट्स में उन फैक्टर्स को अलग नाम दे दिया गया है। तो अब समझते हैं एक एक करके सारे मैकेनिज्म को। तो आई एम नाउ स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो हमारा ट्रांसलेशन कहां पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि बाहर आ गया था ना वो न्यूक्लियस से। तो ट्रांसलेशन की साइट क्या होगी? साइटोप्लाज्म। बेटा इतनी आसानी से, इतना आराम आराम से बता रहा हूं, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा ना तो फिर देखो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी देखिए था। हाँ ट्रांसलेशन, साइट क्या है इसकी? साइटोप्लाज्म। इसके बेसिकली 4 स्टेप का ये प्रोसेस है। देयर आर टोटल 4 स्टेप्स। और होगा क्या यहाँ पे? mRNA क्या करेगा? राइबोसोम की मदद से और टीआरएनए की मदद से क्या बनाएगा? एक प्रोटीन को बनाएगा। ठीक है, ये होता है ये प्रोसेस। अब इसमें 4 स्टेप हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और इसी चीज को अमीनो एसाइलेशन भी कह देते हैं। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कह देते हैं। दूसरा जो स्टेप होगा वो इनिशिएशन। तीसरा जो होगा इलोंगेशन, जैसे उनमें ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पढ़ा था। और चौथा वो ही टर्मिनेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप का प्रोसेस है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का। तो अब क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? देखिए सबसे पहले मैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से स्टार्ट कर रहा हूं कि यहाँ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के अंदर क्या होता है और टीआरएनए को चार्ज करना क्यों जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, जब भी जो है आपका ये जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बताया था मैंने आपको। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है ये, ऐसा ये स्ट्रक्चर है टीआरएनए, है ना। यहाँ पे ये इसके कई आर्म बताई थी मैंने। ये इसका अमीनो एसिड बाइंडिंग पार्ट था या साइट थी। ये एंटीकोडॉन लूप था, याद आया होगा। इसे डीएचयू लूप कह रहे थे हम लोग, राइबोसोम सॉरी अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। और ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप था, इसे टी साई सी लूप नाम दिया गया था, है ना। इसे हम लोग क्या कह रहे थे? एंटीकोडॉन लूप कह रहे थे, याद होगा जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था इसका। इनके कई लूप थे। ये जो साइट थी इसको मैंने क्या कहा था? इसको मैंने बोला था आपका अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड से बाइंड करने की साइट है ये, ठीक है साहब। तो ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी क्या होता है कि इसके ऊपर ना कोई अमीनो एसिड नहीं है। और जब ये अमीनो एसिड इसके पास नहीं होता तो इसे अनचार्ज कहते हैं। अनचार्ज कहते हैं, ये अनचार्ज्ड है, खाली है, मतलब अनचार्ज्ड है ये अभी। ठीक है, तो अब इसको चार्ज कैसे करना है? तो चार्ज करने के लिए ना बेटा जरूरत होगी किस चीज की? तो सबसे पहले क्या करता है अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करता है? हमारा एटीपी के साथ बाइंड करता है। क्या किया? अमीनो एसिड ने एटीपी के साथ बाइंड कर लिया। और बाइंड करने के बाद हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 1 और मैग्नीशियम आयन Mg2+। और यहां एक कॉम्प्लेक्स बनाया क्या? अमीनो एसिड। देखो एटीपी अगर हाइड्रोलाइज हो जाता है, एक बार हाइड्रोलाइज होता है तो एडीपी प्लस पीआई बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है।
और अगर 2 बार हाइड्रोलाइज हो जाता है तो एडेनिन मोनोफॉस्फेट रह जाता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका, ये क्या बन जाएगा, ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है जी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये वाला, इस कॉम्प्लेक्स को यहां पे ट्रांसफर करा जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर। और ट्रांसफर करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या नाम है जी? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये इसको यहां पे ट्रांसफर कर देगा। ये अमीनो एसिड प्लस एएमपी कॉम्प्लेक्स, ये यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो पहले ये अनचार्ज था, और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा जी? चार्ज हो जाएगा। क्या हो गया? ये चार्ज हो गया। तो अब ये टीआरएनए चार्ज हो चुका है। ठीक है। अब कहोगे कि अमीनो एसिड सर कौन सा ट्रांसफर किया जाएगा बेटा? तो अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्रिटी, जो इसके पास एंटीकोडॉन होगा, जो इसके पास एंटीकोडॉन होगा, और जिस कोडॉन के लिए, वो ही हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है एंटीकोडॉन लूप में कोई और एंटीकोडॉन लगा हुआ है और अमीनो एसिड कोई और ही चल रहा है। ऐसे हवाबाजी नहीं होगी यहाँ पे। बिल्कुल स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, बहुत तरीके से काम होगा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन। तो अमीनो एसाइलेशन नाम समझ में आया क्यों कहा हमने अमीनो एसाइलेशन? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम ही है जिसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये एंजाइम है जो इस काम को करवा रहा है, जो यहाँ पे इसको ट्रांसफर करवा रहा है। तो इसीलिए इसे अमीनो एसाइलेशन भी कह देते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक मामला क्लियर है? अब दूसरा स्टेप देखो, दैट इज इनिशिएशन। यहां से थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। देखिए, अब पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, टीआरएनए चार्ज हो गया। अब चार्ज टीआरएनए से पहले एक काम और होना है, वो है इनिशिएशन का होना। देखिए, मैं जगह बना लेता हूं, थोड़ा सा हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी जगह की। मैं इसकी थ्योरी जो है, जो समझा रहा हूं, इसकी थ्योरी को या तो ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, और समय रहेगा तो मैं एक काम करूंगा, डिक्टेट करवा दूंगा। ठीक है। लेकिन आप अभी समझने पे ध्यान देंगे, लिखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है और रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगी, और वहां से आराम से दोबारा कर लेना जो करना है। ठीक है जी। अभी समझ लो, कितनी बार भी देख लेना उसको, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। अभी देख लो इसको, पहले बिल्कुल समझना है, लिखना बाद में है। सबसे पहले मैं कर रहा हूं इनिशिएशन। इनिशिएशन, तो इनिशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है भाई? एमआरएनए की रिक्वायरमेंट है। और एमआरएनए के बाद हमारे किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमारी राइबोसोम की यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं एक आपके सामने हाइपोथेटिकल एक एमआरएनए अपनी तरफ से तैयार कर रहा हूं समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपका एमआरएनए मैं तैयार कर रहा हूँ एक चेन को। तो ऐसे चेन बना दे रहा हूं मैं, ये बना दी मैंने चेन। ठीक है जी। यहाँ पे मैं कोडॉन्स को लगा दे रहा हूँ, ए यू जी यू 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 सी यू। ठीक है जी। ए यू सी जी यू सी 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 ए। ठीक है, ए सी सी कुछ भी लगा दो, अपने हाइपोथेटिकल है। ये स्टॉप कोडॉन लग गया जी। यहाँ स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन में कोई भी हो सकता है, यूएजी यूजीए या यूएए, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। तीनों में से कोई भी यहाँ पे मौजूद होगा। और स्टार्ट कोडॉन हमेशा ये स्टार्ट में होगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। ये स्टार्ट कोडॉन है। तो अब क्या होगा, ये है 5 प्राइम कैप, है ना, 5 डैश कैप थी मिथाइल गुआनोसिन की लगी हुई, और वहां पे 3 प्राइम पे पॉली एटेल होती है।
यहाँ पे पॉली ए टेल होती है। ठीक है जी। अब क्या होगा, राइबोसोम की छोटी यूनिट को बाइंड करवाने के लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर आएंगे। सबसे पहले राइबोसोम की छोटी यूनिट आएगी। ध्यान देना है आपको क्या, कि राइबोसोम की यूनिट कैसी होंगी। देखिए, राइबोसोम की यूनिट जो है यूकैरियोट्स के लिए हमारी होता है 80s टाइप। 80s में बड़ी यूनिट होगी 60s लार्ज यूनिट और 40s छोटी यूनिट। ठीक है साहब। और प्रोकैरियोट के लिए जो यूनिट होगी वो होगी 70s, और इसमें लार्ज यूनिट होगी 50s और स्मॉल होगी 30s। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। तो हमेशा ये दोनों में से कोई भी यूनिट आ सकती है। छोटी में सबसे पहले वाली जो होगी स्मॉल यूनिट आएगी। ये दोनों कौन है, स्मॉल सब यूनिट। ये कौन, ये है लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आएगी, और स्मॉल सब यूनिट के लिए कुछ हमारे इनिशिएशन फैक्टर हैं जो स्मॉल सब यूनिट को बाइंड करवाएंगे। यहाँ पे ये खुद से बाइंड नहीं करेगी। छोटी सब यूनिट आई, लो मैं बना रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि जो यूनिट है स्मॉल वाली, छोटी सब यूनिट है, ये कौन सी है, प्रोकैरियोट के लिए तो 30s, यूकैरियोट के लिए तो 40s। यही होगी 40 या 30। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, क्लियर समझ में आएगा। ये छोटी सब यूनिट है 30 प्रोकैरियोट के लिए और 40s यूकैरियोट के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो यूनिट है ये बाइंड करने के लिए ये डायरेक्ट बाइंड नहीं कर सकती mRNA के साथ, तो इसको रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर की। क्या नाम है, इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर जो चाहिए होते हैं छोटी सब यूनिट के लिए, प्रोकैरियोट के अंदर ये इनिशिएशन फैक्टर कुछ और होंगे, उनका नाम है IF3। प्रोकैरियोट्स के अंदर है IF3। ठीक है जी। और यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं वो है EIF2। ई मतलब यूकैरियोट, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, इसके आगे P नहीं लगाया है, बाकी सेम है। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे टोटल 3 इनिशिएशन फैक्टर हैं, 3 इनिशिएशन फैक्टर हैं। आगे बात समझ में। और यूकैरियोट्स के अंदर ये नीट के लिए क्वेश्चन बनेगा, इसमें से 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर होंगे। ठीक है जी। पहले छोटी सब यूनिट को IF3 और EIF2 ने बाइंड करवा दिया। अब क्या होगा, अब बड़ी सब यूनिट भी आएगी। अब बड़ी सब यूनिट आके कैसे काम करेगी तो उसे भी देख लीजिए। देखिए, इनिशिएशन फैक्टर मैंने कितने बताए, 9 यूकैरियोट्स के लिए, 3 प्रोकैरियोट्स के लिए। तो अब क्या होगा, अब आएगी बड़ी सब यूनिट, ये बड़ी है। ठीक है, बड़ी कौन सी होती है, प्रोकैरियोट के लिए 50s, यूकैरियोट के लिए 60s। और अब वो यहां पे आके बाइंड करेगी तो इसको भी इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत है, इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो इनिशिएशन फैक्टर यहां पे भी जैसे प्रोकैरियोट के लिए अलग थे, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट के लिए भी अलग होंगे। तो प्रोकैरियोट के लिए चाहिए यहाँ पे हमें IF1, इनिशिएशन फैक्टर 1, और यूकैरियोट्स के अंदर यहां इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए होंगे 2, एक है EIF1
और EIF4। ठीक है जी, EIF1 और EIF4 ये क्या कराएंगे, इन दोनों सब यूनिट को, पहले तो छोटी वाली को इन्होंने करवा दिया बाइंड यहाँ पे, अब बड़ी वाली ने यहाँ पे इसको लेके आ गए। ठीक है जी, तो इस तरीके से काम समझ में आ गया आपको। अब आगे का मैकेनिज्म समझिए क्या होगा, अब आगे का मैकेनिज्म समझिए क्या होता है। दोनों सब यूनिट आ चुकी है, मैं इन्हें मिटा रहा हूं। एक एक करके स्टेप समझने। अभी तक इनिशिएशन खत्म नहीं हुआ है, अभी इनिशिएशन चल रहा है। तो यहां पे क्या होगा, ये बड़ी सब यूनिट, ये छोटी सब यूनिट लग गई यहां पे ऊपर नीचे। अब ये जो बड़ी सब यूनिट होती है इसमें 3 होती है साइट, ये इस वाली को कहता हूं मैं ए साइट। ए का मतलब है अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल साइट। ये वाली होती है जिसे कहता हूं मैं पी साइट, पी का मतलब होता है पेप्टाइडिल। ठीक है जी, और यहां पे ये वाली है ई साइट, इसका मतलब है ई का मतलब एग्जिट। ठीक है, पी साइट पेप्टाइडल साइट, ए साइट अमीनो एसाइल साइट, ई साइट एग्जिट साइट। ठीक है जी, अब क्या होगा कि ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए है, चार्ज्ड टीआरएनए है, वो यहां पे है भाई। पहला वाला कोडॉन क्या लिखा हुआ है, AUG, AUG है। इस AUG का एंटीकोडॉन कहां पे होगा, एंटीकोडॉन लूप में। तो एंटीकोडॉन लूप में AUG के कॉम्प्लीमेंट्री आप लिख दीजिए, A के कॉम्प्लीमेंट्री U और U के कॉम्प्लीमेंट्री A, G के कॉम्प्लीमेंट्री C, तो ये UAC लेके आएगा। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से अमीनो एसिड कौन सा था मैंने बताया था, ये लेके आता है कौन सा, मिथियोनिन। कौन सा, मिथियोनिन। किसके लिए, यूकैरियोट के लिए। प्रोकैरियोट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्माइल मिथियोनिन, फॉर्माइल मिथियोनिन। ये है किसके लिए, प्रोकैरियोट के लिए। बस ये डिफरेंस आता है, फॉर्माइल ग्रुप लग जाएगा अगर प्रोकैरियोट का मिथियोनिन है तो, ये पहले के साथ ही होगा, बाकी सब में नहीं होगा। तो यहां पे क्या होता है, मिथियोनिन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं मेट, MET। मिथियोनिन का 3 वर्ड ले लिए पहले, मेट। तो प्रोकैरियोट के लिए क्या हो जाएगा, ये F मेट, फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है जी, अब ये चार्ज टीआरएनए यहां से ए साइट से एंटर करेगा, अमीनो एसाइल है, ये भी तो अमीनो एसाइल टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए को अमीनो एसाइल टीआरएनए कहते हैं ना जी। तो ये यहां से आएगा और इस पी साइट के ऊपर ऐसे आके लगेगा, ये लग गया यहां पे। ठीक है, देखो थोड़ी सी खिचड़ी पकेगी अब, तो तैयार रहना खिचड़ी के लिए और कंसंट्रेट करना बिल्कुल बातों पे। ये एंटीकोडॉन है जी, UAC। ठीक है, और इसके ऊपर अमीनो एसिड लेके आ रहा है ये कौन सा, मिथियोनिन। और प्रोकैरियोट के लिए फॉर्माइल मिथियोनिन। लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे आके, इनको क्या समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, मिथियोनिन किसके लिए, यूकैरियोट के लिए, और प्रोकैरियोट के लिए क्या है, फॉर्माइल मिथियोनिन। तो अब पहले कोडॉन एंटीकोडॉन मैच करेंगे, कोडॉन एंटीकोडॉन। जैसे ये mRNA है, ये हो गया mRNA, यहाँ पे AUG है, ये एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन लूप tRNA का। ये अच्छा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, बस ये है, यहाँ पे अमीनो एसिड लगा हुआ है, सोचिए ये ऐसे आ रहा है। तो कोडॉन एंटीकोडॉन मैच किया, अच्छा मैच किया, अगर मैच हो जाता है, अगर मैच हो गया कोडॉन के साथ एंटीकोडॉन, तो ये जो इसके ऊपर लगा हुआ अमीनो एसिड है, ये वाला मिथियोनिन, तो ये मिथियोनिन को क्या कर दिया जाएगा,
वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड पे, किस पे, पी साइड पे। तो यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड लग के ये मिथ्योनिन लग गया जी। और इसको ट्रांसफर करने के लिए एक एंजाइम था जिसका नाम होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। क्या नाम था? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। यह अमीनो एसिड यहां से रिलीज हो गया और ये यहां पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन के पी साइट के ऊपर, ये पी साइट है पीछे लगी हुई, ये पी साइट है, इसके ऊपर ये बॉन्ड बन के ये मेथियोनिन यहां पे आ गया। अब ये जो टीआरएनए था ये अनचार्ज हो चुका है अब, क्योंकि इसका मिथ्योनिन तो हट गया। तो अब ये क्या करेगा? एग्जिट साइड से बाहर चला जाएगा। क्या करेगा ये? एग्जिट साइड से बाहर चला जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, यहां पे मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इनिशिएशन हो चुका है। अब दूसरा स्टेप आएगा जिसे हम लोग कहते हैं इलोंगेशन। क्या होगा? इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन के लिए क्या होगा? तो दूसरा स्टेप, इनिशिएशन हो गया, मतलब तीसरा होगा कायदे से, तो तीसरा, क्योंकि अमीनो एसाइलेशन जो पहला स्टेप था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, उसको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अब होगा तीसरा स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट? इलोंगेशन। इलोंगेशन है जी। इलोंगेशन के लिए क्या होगा? मैं इस वाली यूनिट को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ये छोटी कर दी, बस इतनी इतनी रहने दो, छोटी है सब यूनिट को। अब इलोंगेशन दिखाना चाह रहा हूं। अब क्या है? ये फिर से लिख दो, ए यू जी यू 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 सी यू ए यू सी जी यू सी 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 ए सी सी यू ए। ये एमआरएनए है जी मेरा, ये एमआरएनए। ठीक है। अब क्या होगा? देखो ये तो एयूजी तो अब खत्म हो गया, इसको तो रीड कर लिया, इसके हिसाब से अमीनो एसिड लग चुका है, इसका अमीनो एसिड यहां लग चुका है, ये बाहर जाएगा तो ये आगे बढ़ेंगी दोनों, ये आगे बढ़ेंगी राइबोसोम की सब यूनिट, और ये पहुंच जाएंगी किसके ऊपर? ये दूसरा जो है यू यू यू, इसके ऊपर पहुंचा है, ये आगे बढ़ी सब यूनिट। अरे तुम पेट क्यों मिला रहे हो यार, इधर देखो, ये होगी बड़ी सब यूनिट। अब ये फिर से ए साइड, ये पी साइड, ये ई साइड। पी साइड के ऊपर ऑलरेडी ये लगा हुआ है मिथ्योनिन, और प्रोकैरियोट है तो फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है जी। अब क्या होता है? दूसरा टीआरएनए आएगा यहां से, चार्ज टीआरएनए। बहुत सारे टीआरएनए होते हैं हमारे 61 टाइप के टीआरएनए हैं जो मौजूद है, अलग अलग कोडॉन के हिसाब से अलग अलग टीआरएनए मौजूद है, 61 टाइप, याद रखिएगा 61 टाइप के टीआरएनए है। ये आ गया। अब इसका एंटीकोडॉन क्या है? यू 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 का ए। ठीक है। अब क्या होगा? ए इसका एंटीकोडॉन है। अब क्या होता है भाई? इसके हिसाब से जो है फिनाइल एलेनिन नाम का एक अमीनो एसिड है जो कोड करता है, ये स्पेसिफाई करवाता है ये यू यू यू, तो ये वही लेके आएगा। अब ये चार्ज टीआरएनए आएगा भाई फिर से ए साइड से, फिर बैठेगा इसके ऊपर, यहां बैठ गया, लो कोडॉन एंटीकोडॉन की मैचिंग करवाई गई जी, ए की मैचिंग करवाई गई, और इसके ऊपर क्या था? फिनाइल एलेनिन। कोडॉन एंटीकोडॉन मैच कर गए, दोनों मैच कर गए, और मैच करते ही फिर काम आएगा किसका? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज का। अब पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज उस फिनाइल एलेनिन को उठाएगा और यहां ले जाएगा मिथ्योनिन के पीछे, और मिथ्योनिन के पीछे ले जाके चिपका देगा ये ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनवा के। प्रोटीन के बीच में बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इसको कौन लेके गया? यहां से फिनाइलिन को मिथ्योनिन के पीछे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज
फ्रेज। ठीक है साहब, अब फिर ये अनचार्ज हो गया, ये फिर क्या करेगा, बाहर एग्जिट साइड से। लेकिन इलोंगेशन करने के लिए भी इलोंगेशन फैक्टर्स की जरूरत होती है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम इलोंगेशन फैक्टर्स, और वो भी इलोंगेशन फैक्टर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए अलग अलग होते हैं। इलोंगेशन फैक्टर्स जो हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट के लिए इलोंगेशन फैक्टर का नाम क्या होगा, प्रोकैरियोट में होते हैं एक तो ई इलोंगेशन फैक्टर टीयू, और दूसरा वाला होता है जिसे कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर टीएस, ईएफ टीएस। ठीक है, और यूकैरियोट्स के अंदर हमारा एक ही है, यूकैरियोट्स के अंदर इलोंगेशन फैक्टर एक ही है, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर T1। ठीक है जी, नहीं इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ई इलोंगेशन फैक्टर F1, ये है हमारा यूकैरियोट्स के लिए। ठीक है जी, तो यूकैरियोट्स का इलोंगेशन फैक्टर 1 हो जाएगा। इसके लिए EFTU एंड EFTS ये दोनों इलोंगेशन फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। गॉट इट। अब क्या होगा, आगे का मामला सुनिए, ये छोटी सब यूनिट भी बना दे रहा हूं मैं, ये रही। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, फिर पहुंचेगा इसके ऊपर UCU के ऊपर, फिर हमारा अमीनो एसिड आएगा, ऐसे tRNA आएगा, कोडॉन एंटी कोडॉन मैचिंग होगी, इस तरीके से ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो राइबोसोम का मूवमेंट होता है इसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ये जो राइबोसोम मूवमेंट हो रहा है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है जी, और इस ट्रांसलोकेशन के लिए भी कुछ हमारे इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन के लिए भी इलोंगेशन फैक्टर हैं। जैसे ट्रांसलोकेशन के लिए कौन से फैक्टर होंगे, ट्रांसलोकेशन के लिए प्रोकैरियोट को एक ही फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोकैरियोट को एक ही फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं इलोंगेशन फैक्टर G, EFG। ठीक है, और हमारे यूकैरियोट्स के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसलोकेशन के लिए, दैट इज इलोंगेशन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये हमारे इलोंगेशन फैक्टर होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर कह रहा हूं, ट्रांसलोकेशन के लिए फैक्टर है, ट्रांसलोकेशन फैक्टर है। हालांकि बुक में विवरण इनका नहीं दिया हुआ। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के लिए क्या हो गए हमारे EFG, और यूकैरियोट के लिए होगा क्या, E इलोंगेशन फैक्टर 2, EEF2, और इलोंगेशन फैक्टर क्या थे, EEF1। प्रोकैरियोट के लिए इलोंगेशन फैक्टर क्या थे, EFTU, EFTS। तो मामला मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रोटीन की चेन बनती चली जाएगी। ये इलोंगेशन फैक्टर ये काम करवाएंगे। ट्रांसलोकेशन के लिए ये है EFG किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के लिए EEF2 ट्रांसलोकेशन करवा देंगे। ठीक है जी, तो यहां तक मामला मेरे हिसाब से क्लियर है। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने बोला था पहले ही आपको, तो थोड़ा सा जो है जरूरत होगी आपको थोड़ा दिमाग खर्च करने की, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को उधर और कर दिया ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और नीचे कर देता हूं मैं, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इलोंगेशन हो गया,
अब सबसे लास्ट स्टेप होगा इसका, जिसे कहते हैं हम लोग टर्मिनेशन। ये राइबोसोम की यूनिट बढ़ती हुई आ रही है, इस तरफ बढ़ती हुई आ रही है, ये पहुंच जाएंगे किस पे, ये है हमारा स्टॉप कोडॉन। क्या है? स्टॉप कोडॉन यहाँ पे मौजूद है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो, एक चीज बताई थी, याद करिए, कि जितने जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं उनके लिए कोई भी टीआरएनए मौजूद नहीं है। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन पे पहुंचते ही कोई भी टीआरएनए नहीं होगा। दो हमारे रिलीज फैक्टर हैं, प्रोकैरियोट के लिए एक अलग, यूकैरियोट के लिए अलग। और रिलीज फैक्टर क्या करवाएंगे, इन दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स को अलग अलग करवा देंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे यहाँ से। और जो हमारा ये भी बना हुआ है, जो प्राइमरी ट्रांसलेटेड पॉलीपेप्टाइड है, ये चला जाएगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए। और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगी इसकी, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस से फिर ये पैकिंग और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या करा जाता है, भेजा जाता है अलग अलग जगह पे। तो अब समझिए लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन। इलोंगेशन समझना है आपको। देखो यहां तक समझ में आएगा। अगर फैक्टर वेक्टर भी देखो, बोर्ड में फैक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, ये उसमें पूछे जाते हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, बोर्ड के अंदर तो आप केवल प्रोसेस ही याद कर लेंगे ना, प्रोसेस तो मेरे हिसाब से सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म ही समझ में आ गया ना, तो आप बोर्ड में मार नहीं खाएंगे इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप को समझिए। लास्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन को कैसे समझाया जाए, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो टर्मिनेशन समझ में आ जाएगा भाई। ये भाई साहब आरएनए तुम खत्म हो जाओ। देखिए अब क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा भाई, जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, अब टर्मिनेशन कैसे होगा, ये चौथा स्टेप है। इसके अंदर क्या होगा, फिर से बना देता हूं मैं इजी आपको समझाने के लिए। ये था ना, तो सिमिलर इसी को उतार दे रहा हूं मैं, ए यू जी यू यू यू, ठीक है, सी यू ए यू सी जी यू सी सी ए सी सी, और भैया ये आ गया आपका स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में कोई भी हो सकता है, यूजीए, यूएजी या यूएए, तीनों में से कोई भी एक होगा। ठीक है साहब। राइबोसोमल सब यूनिट्स ट्रांसलोकेट करती हुई यहां तक पहुंच चुकी है, ट्रांसलोकेट करती हुई यहां तक पहुंच गई। ठीक है, और यहाँ पे अमीनो एसिड की एक चेन बनती चली जा रही है ऐसे, जो बन चुकी है लगभग ऐसे, अकॉर्डिंग टू हमारे कोडॉन्स के हिसाब से। ये छोटी वाली यूनिट है। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई टीआरएनए नहीं होगा स्टॉप कोडॉन के लिए, कोई भी टीआरएनए नहीं होता स्टॉप कोडॉन के लिए। अब कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभार गलत टीआरएनए भी तो एंटर कर सकता है यहाँ पे। हाँ होता है, ऐसा भी प्रोसेस होता है, गलत टीआरएनए भी एंटर कर जाता है, गलत टीआरएनए भी एंटर कर जाता है, लेकिन वहां पे वो अमीनो एसिड को रिलीज नहीं करता। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेप्टाइडिल ट्रांसफर कर रहा था ना, बार बार ट्रांसफर, तो वो अमीनो एसिड रिलीज नहीं करेगा, वो आएगा, मैच करा, अच्छा नहीं है भाई, ठीक है, बाहर जाता है, एग्जिट साइड से सीधा बाहर। गलत भी आ जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही आता है। लेकिन अब जब ये टर्मिनेशन मतलब ये स्टॉप कोड ऑन के ऊपर पहुंच गया, तो हमारे देयर इज नो टीआरएनए, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, कोई भी टीआरएनए स्टॉप कोडॉन के लिए नहीं है।
तो अब क्या होगा, जैसे ही स्टॉप कोडन के लिए, तो अब आ जाएंगे हमारे कुछ रिलीज फैक्टर। कौन आ जाएंगे? रिलीज फैक्टर्स। ठीक है, का इंटरनेट कनेक्शन जो है स्टेबल नहीं है। तो ये जो रिलीज फैक्टर हैं, ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये रिलीज फैक्टर, इन्हें रिलीज फैक्टर को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्या? RF। क्या लिख दे रहा हूं? RF। तो ये जो रिलीज फैक्टर होते हैं, ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर अलग अलग होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर रिलीज फैक्टर जो होता है, इट इज रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2, जो इसे रिलीज करवाएगा। और यूकैरियोट्स के लिए केवल एक ही रिलीज फैक्टर हमारा मौजूद है, दैट इज ERF1। ERF1। ठीक है जी। तो जैसे ही ये रिलीज फैक्टर आ जाएंगे, RF1, RF2 और यूकैरियोट के लिए ERF, जिसमें भी प्रोसेस हो रहा होगा, अगर यूकैरियोट में प्रोसेस चल रहा है तो ERF1 आएगा, प्रोकैरियोट में तो RF1 और RF2 आएंगे। तभी क्या होगा, ये जो राइबोसोम की सब यूनिट है, ये यहाँ डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राइबोसोमल सब यूनिट्स स्मॉल एंड लार्ज डिसोसिएट, और ये जो नेसेंट प्रोटीन बनी है हमारी नई, ये भी अलग हो जाएगी। यहाँ पे ये नेसेंट प्रोटीन आ गई, तो यहाँ पे आके क्या होगा, राइबोसोमल सब यूनिट्स डिसोसिएट और डिसोसिएट होके जो हमारा नेसेंट प्रोटीन बनी है, ये नई वाली पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, ऑल्सो डिसोसिएटेड। ये काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मामला सारा आएगा और हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आई हो। ठीक है, अब बहुत दिन हो गए हमने क्वेश्चन नहीं करे हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध, है ना। कहाँ से नहीं करे हमने, बहुत दिन हो गए। कौन से वाले पार्ट से? लगभग मान के चलिए ट्रांसक्रिप्शन से पहले, ट्रांसक्रिप्शन के बाद से हमने क्वेश्चंस को नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन सब कर लेते हैं। और भागना नहीं, मैं अभी लोगों से करवाऊंगा क्वेश्चंस, अभी लोग करोगे। माइक निकाल लेता हूँ, वो रूटीन फिर से चालू कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, क्योंकि नया टॉपिक मैं कल ही शुरू करूंगा।